अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और हमेशा की तरह जनाब सैटरडे का हमारा जो शो है पूरे वीक को रिकैप करते हैं और आने वाले हफ्ते में क्या होगा। तो आज मैंने अपने दोनों रिपोर्टर्स को मदऊ किया है। इमरान सिद्दीक कराची में से मौजूद हैं, लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। और चूंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, आपको पता है बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है इस वीक में। पाकिस्तान टीम भी ऑस्ट्रेलिया गई है, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त आपका फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आज कुछ मेरे पास हिंट मौजूद है। अपने रिपोर्टर से मैं दोनों से बात करूंगा और लेकिन शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली जो आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग से शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो हम आगे बात करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की जो चीजें हैं, अब इमरान से पास मैं पहले आता हूँ, फिर गुलाम मुर्तज़ा के पास। आई थिंक सरप्राइजिंग रहा, जैसे इमाद वसीम की मूव थी, कैप्टन थे वो। और इसी तरह अगर आप देखें तो अब नए कैप्टन को चाहिए, तो शाह मसूद का नाम भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो दूसरी मूव हुई, मुझे लगता है कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आए, तो बहुत ही अच्छा हो गया उनके लिए। रायली रोसो तो आप अपने और पीक पर हैं, तो मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर इफ्तिखार अहमद एंड एबिलिटीज, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को अलग रख रहा हूँ। मुल्तान ने कैसे फैसला किया कि वो जाने देंगे रायली रोसो को, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इमरान, आप ही क्या कमेंट है इस पर? देखिए, जब भी कोई ट्रेड होती है ना, तो एक टीम के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें और एक टीम के लिए थोड़ा सा कम होता है। एक टीम के लिए विन विन सिचुएशन होती है, हाँ, एक टीम के लिए विन विन सिचुएशन होती है, एक टीम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब कराची किंग्स की अगर हम ट्रेड की बात करें तो कराची किंग्स थोड़ा सा बैकफुट पे गई है उसमें, क्योंकि इमाद वसीम आपने दे दिया, जो पिछले टूर्नामेंट में आपके बेस्ट प्लेयर थे। आपने उनके कैप्टेंसी में टूर्नामेंट जीता, आपने वो दे दिया। हसन अली आपने ले लिया, जिनकी वाइट बॉल फॉर्म हमें सबको पता है कि अच्छी नहीं है, ना वो इस्लामाबाद से अच्छा कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान टीम से अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कराची किंग्स, अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो पहला मूव था इस सीजन का, जो PSL 9 है, वो तो बहुत अच्छा गया है। उनके जो 3-4 सालों से मूव है वो कोई अच्छे नहीं जा रहे, एक मैच विनर लेकर आ गए बिल्कुल। और ये रायली रोसो आए और इफ्तिखार चले गए, जो कि मेरा ख्याल है कि फिट नहीं बैठ रहे थे वहाँ कोयटा की टीम में। शायद हो सकता है रिजवान के अंडर में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, केमिस्ट्री भी होती है, उसको भी समझने की जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कि रिजवान के अंडर में ज्यादा। दूसरा, अब ये जो आमिर की बात हो रही है, जो नेक्स्ट ट्रेड की, मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रहे कराची किंग्स के उनको रोक लिया जाए, आमिर को ना वापस जाने दिया जाए। और जो नसीम शाह इस्लामाबाद से भी बात चल रही है और मुल्तान सुल्तान से भी उनकी बात चल रही है। के भी इंटरेस्ट डेफिनेटली क्यों नहीं होगा किसी फ्रेंचाइज। देखें, नसीम शाह तो ऐसे प्लेयर हैं आपके, अगर आप कहेंगे कि T20 में आपके बेस्ट बॉलर हैं, तो आप इसमें चलिए मैं नसीम पर आता हूं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, ये भी तो बात है जो मेरी रिसर्च कहती है कि नसीम चूंकि अभी उनका रिहैब जस्ट शुरू हुआ है, क्या वो अवेलेबल भी हैं पूरी लीग के लिए, ये भी एक सवाल निशान है। फिर वर्ल्ड T20 है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि उनको रश इन किया जाए? इसीलिए मुझे लगता है, मेरी अपनी ये ज़ाती राय कि शायद इसी वजह से कुछ मामला आगे पीछे, जो कि अगर कोई टीम नसीम शाह को ले रही तो जाहिर बात है फिर वो कोयटा भी उससे कुछ अच्छी चीज़ भी मांगेगा कि भाई हमें भी फिर एक तगड़ा जो है वो रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो क्या यही वजह है? और दूसरा, आप लाहौर में बैठे हैं गुलाम मुर्तज़ा, क्या इस वक्त खबरें हैं कि जो बाकी PSL की अनाउंसमेंट है, जैसे कि फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से लोग कह रहे हैं जी वार्नर है कि नहीं है, कॉन्ट्रेक्ट डिकॉक आएंगे नहीं आएंगे, बोल्ट होंगे नहीं होंगे, तो फॉरेन प्लेयर की लिस्ट कब आ रही है? जी, नसीम शाह की आपने बात की, तो नसीम शाह के हवाले से मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट नहीं की, रिहैब उनका जारी है। ये सीज़न वो मिस कर देंगे। अगर ये सीज़न मिस करेंगे तो कोई भी टीम उन्हें खरीदते हुए, उन्हें लेते हुए, उन्हें ये अपने ज़हन में रखना होगा कि एक सीज़न उन्हें बेंच पे बिठाना पड़ेगा, अगले सीज़न के लिए उन्हें खिलाएंगे वो। जिस तरह IPL में जोफ्रा आर्चर को उन्होंने मुंबई इंडियन ने रखा था और अनफिट उन्होंने वो खरीद दिया था, तो इस दफ़ा नसीम शाह के खेलने के इम्कानात कम दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी इंजरी भी जिस तरह हुई थी, आपको पता है इंजमामुल हक ने कहा था कि वो लंबे बाहर हो गए, 6 महीने के लिए बाहर हो गए। तो अभी PSL में खेलते हुए वो ज्यादा इम्कान है कि वो शायद पार्टिसिपेट ना कर सके। दूसरा, आपने बात की कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वक्तन फवक्तन 1-2 प्लेयर जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनकी तो अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़े प्लेयर्स के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी है, इंग्लैंड के प्लेयर भी हैं और दीगर ममालिक के प्लेयर्स हैं, उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं। वो जैसे उनको अपनी विलिंग दे देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। उसके बाद आपने जो पहली जो ट्रेड की बात की, इमाद वसीम की ट्रेड बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि कराची किंग्स उन्हें कैसे छोड़ सकता था। लेकिन अब ये देखना है कि क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जानिब से शान मसूद खेल रहे थे, तो शान मसूद अगर मोहम्मद रिजवान के अंडर खेलेंगे तो वो एक बात और निकल के सामने आती है कि पाकिस्तान की टीम की वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन PSL की किसी टीम से वो क़यादत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वजह से हो सकता है कराची किंग्स के ये ज़हन में हो कि उन्होंने इमाद वसीम को इस्लामाबाद के दिया और शान मसूद को शायद वो लेने के लिए मुल्तान सुल्तान से बात कर रहे हैं।
मुझे लगता है यही पॉइंट है जो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्कान ये नहीं है, मुझे नज़र आता है इमरान कि इमाद वसीम ने खुद से पहले सोचा होगा कि वो छोड़े। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है, जो कि आपको पता है ना कि जो मुल्तान सुल्तान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे हैदर अजहर साहब, वो भी कराची किंग्स गए और शान मसूद उनके दौर में कप्तान रहे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं शान मसूद की एंट्री होने वाली थी और उससे पहले भामते हुए ये चीज़ होगी और ये प्लेयर्स करते हैं। ये भी याद रखिएगा, ना तो वो प्लेयर जो है वो ज़बरदस्ती किसी फ्रेंचाइज से खेल सकता है, ना कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को ज़बरदस्ती खिलाती है, म्यूचुअल कंसेंट होता है, वरना आप ट्रेड में चले जाते हैं। लेकिन आपसे क्विकली पहले छोटा सवाल, ऐसा तो नहीं कि नसीम शाह की जो बात हम कर रहे हैं अवेलेबिलिटी की, कोयटा ऐसे सोच तो नहीं सकता कि वो उनको खुद से रिलीज़ करे, लेकिन कहीं शायद वो एक सीज़न ये सोच रहे हो कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये कुछ बातें ये भी हो रही कि शायद वो कोयटा में रह ही ना जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं जाए ना। तो अभी ज़रा मुझे लगता है थोड़ा सा ये सस्पेंस बाकी है। हाँ बिल्कुल, नसीम शाह पे आते हैं। आपने पहले कराची किंग्स की बात की थी, कराची किंग्स हैदर अजहर गए। आपको पता होगा 7-8 साल से कराची किंग्स 4-5 प्लेयर्स के गिर्द घूम रही है, उनमें से ये दो थे, जिसमें आमिर, इमाद, बाबर हाँ। और 2-3 जो और प्लेयर हैं, शुएब मलिक आते जाते रहे हैं कराची में इनके गिर्द। अब पूरा स्ट्रक्चर आपको PSL 9 में कराची किंग्स का चेंज नजर आएगा, कैप्टन नहीं होगा, सही। आपके जो कोर प्लेयर हैं वो आपको नए नजर आएंगे। एक नई स्ट्रेटेजी के साथ वो लोग जा रहे हैं, हैदर अजहर जो आए हैं। दूसरा, आपने नसीम शाह की जो बात की है, पिछले साल भी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ नहीं रहना चाह रहे थे। आई डोंट नो द रीज़न। मैंने पूछा भी 2-3 लोगों से कि इसका क्या रीज़न है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। बिल्कुल उन्होंने, हाँ, दो और नसीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के ही फाइंड थे। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अब मुझे नहीं पता कि वो कैप्टन से खुश नहीं है, मैनेजमेंट से खुश नहीं है, कोचेस से खुश नहीं है, किस चीज़ से खुश नहीं है, कैटेगरी लेकिन उनकी प्लैटिनम ही है ना। हाँ, लेकिन वो हाईएस्ट, बिल्कुल, लेकिन वो खुद छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप उसको रोक नहीं सकते फिर। और परफॉर्मेंस में भी अगर हम देखें तो उनकी वो जान नहीं थी पिछले सीजन में, जो कि नसीम शाह एक करते हुए हमें नजर आते हैं। एक चीज़ ये भी चल रही है कि नसीम शाह को देख के इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी बात चल रही है कि नसीम शाह को देख के अबरार और मोहम्मद वसीम जूनियर भी आ सकते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में। ये इन दो पे ही बात, क्योंकि नसीम शाह एक ऐसे बॉलर हैं जो कि मुझे लगता है कि वो एक बॉलर तो उनके लिए कोई भी काफ़ी नहीं होगा, या तो शाइन टाइप का बॉलर हो कोई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद बात करें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। जो फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट है उससे पहले आपको ये रिटेंशन जो है नहीं उसके बाद आएंगी, बल्कि पहले फॉरेन प्लेयर की लिस्ट आएगी फिर रिटेंशन, तो आपको अपने ऑप्शंस पता चली जाते हैं। तो आखिरी वक्त तक मुझे लगता है कुछ खिचड़ी बनी रहेगी, लेकिन इसमें ट्रेड विंडो कब तक ओपन है ये भी। लेकिन एक सवाल आप दोनों से, खूबसूरती है, हाँ, ये PSL में अभी ज्यादा जो शोर है ना वो इसी बात का मचा हुआ है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा आपके पास आता हूँ, चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा कि लास्ट वीक, अभी जो गुजरा वीक, उसमें जहाँ प्लेयर्स की बातें हो रही थी, वहाँ 2 फ्रेंचाइज हैं जिनका डेफिनेटली ये दिल है। खासतौर पर आपने कहा जावेद आफरीदी साहब ने ट्वीट किया, इसी तरह पे उनकी फ्रेंचाइज ने वीडियो डाली कि कितना खूबसूरत वो स्टेडियम बन गया है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तबसरे भी किए। तो ये होम एंड अवे बेसिस पर हम अब तक नहीं पहुंचे, ये नवा एडिशन होगा PSL का। पेशावर का स्टेडियम 4 साल से बन रहा है। मुझे याद है एहसान मानी, जिनको गए हुए भी ज़माने हो गए हैं, अब उन्होंने कहा था जी अगले साल होगी PSL, और आप देखें कि अगला साल अब तक आया ही नहीं। तो ये भी एक बहुत डार्क चैप्टर है इस पूरे मामले का कि हम अब तक 5वां वेन्यू ही जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए। कोयटा में एक मैच हमने ज़रूर कराया, लेकिन वहाँ भी अब कोई पेशरफ नहीं है, और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे पेशावर के हवाले से अब भी कोई इस वक्त कन्फर्मेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रही कोई। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेशावर को PSL के वेन्यू में शामिल नहीं किया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल जब नजम सेठी थे उनकी जानिब से कहा गया था कि अगले साल पेशावर लाजमी तौर पे जो वेन्यूज में शामिल होगा, होना भी चाहिए कि जो होम एंड अवे मुकम्मल तौर पे प्रिवेल करे, कि जो पेशावर के खिलाड़ी हैं वो अपने होम ग्राउंड में खेलते हुए दिखाई दें। उसके बाद अगर लाहौर के साथ मैच होता है तो वो लाहौर में खेले। कोयटा के जो स्टेडियम है वहां पे एक नुमाइशी मैच करवाया गया, तो वो भी, उसके ऊपर भी अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन लास्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि पेशावर में लाजमी हम जो 5वां वेन्यू है उसको शामिल करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा कतई कलामी आप देखिए कि एहसान मानी साहब तो गए थे पेशावर, अब यहाँ रमीज राजा साहब, ज़क्कास अशरफ, इसी तरह आप देखें तो नजम सेठी साहब, उसके बाद से कोई गया भी नहीं। दूसरा ये भी एक ऑप्शन लोगों ने कहा था, मुझे कुछ ऐसे चीज़ें पता चली कि जब पेशावर ज़ल्मी ये चाहता है, ये एक तजवीज़ ये भी थी कम से कम ड्राफ्ट ही फिर वहाँ करा लें आप, कोई चीज़ तो आप करें ना जिससे आप खुद उस वेन्यू को एक्सप्लोर करने की तरफ जाएं। माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वहाँ फंडिंग के इशूज़ भी हैं, वहाँ डिले भी हुआ प्रोजेक्ट, जो कि हमारे मुल्क में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, लेकिन खेलों में हमने मेजर ये देखा। क्रिकेट बोर्ड का कोई इंटरेस्ट आपको नजर आया कि कोई क्रिकेट बोर्ड के लोग गए हों, कोई जाके उन्होंने मीटिंग्स की हो, कोई वज़ीर आला लेवल पे बात की हो? जैसे सिंध में तो बहुत कुछ होता है, मुझे याद है सिंध में एक बात है, लाहौर में बहुत अच्छा काम हुआ था जब PSL थी, सिंध में बहुत अच्छा हुआ, पिंडी में भी अच्छा हुआ, मुल्तान में भी जान मारते लोग नजर आए। पेशावर में कोई गया भी नहीं, हालांकि पेशावर ज़ल्मी जरूर गई थी
2 मरतबा जा चुके हैं उनके खिलाड़ी स्टेडियम में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई यहाँ पे लेकर आ जाओ। क्रिकेट बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट दिखाया? जो होम टीम है पेशावर ज़ल्मी, उनकी तो कोशिश है कि वहाँ पे मैचेस हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी सरबराह आता है, वो आपको भी पता है 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उनकी तरजीह नहीं है, वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। इस वजह से वो पेशावर स्टेडियम को रेनोवेट भी उस तरह नहीं कर पा रहे। एसोसिएशन को नहीं कहा जा रहा कि आप लोग इसकी रेनोवेशन मुकम्मल करें जल्द से जल्द। हालांकि जितना टाइम हो चुका है, अब तक तो पेशावर में इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए थे, तो हम तो वहां पे PSL नहीं करवा रहे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली इसके मुतालिक सोचना होगा और वहां पे जाके उसको खुद रेनोवेट करवाना होगा, नहीं तो ये पेशावर स्टेडियम तो खत्म हो जाएगा। अभी भी देखें, पिछले साल कहा था मैचेस होंगे, लेकिन इस दफा फिर नहीं हो सके। पेशावर के खुद जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनकी जानिब से बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही। ठीक है इमरान, आप ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से जो टैलेंट सामने आ रहा है, अभी आप देखेंगे मेजर जितने इवेंट्स हैं, चाहे वो कायदाम ट्रॉफी हो, नेशनल वनडे कप हो, अंडर 19 भी शायद वही जीते, अभी फिर पेशावर की टीम नेशनल T20 में अच्छा कर रही है, तो ये एक और एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाता है। और आप देखिए कब से हो रहा है। हमने तो यहाँ पे, आपको याद है कराची में जब मैच करवाना था PSL का, आपको याद है छतें भी प्रॉपर नहीं लगी थी, मैच हो गया था। तो मैं तो कहता हूँ कि आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, अगर आप चले, मैं कहता हूँ लाइट्स का मसला शायद मैंने पता किया कि लाइट्स नहीं पहुंच पाई, तो आप 1 डे मैच करा लें, दो डे मैच करा लें, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप 2 मैच PSL, लेकिन विल तो आपके पास वो। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शुरुआत तो होनी चाहिए। चाहे जिस तरह मुल्तान में 2 घंटे की ड्राइव है, आप आना जाना भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मुल्तान और पिंडी में शुरुआत हुई थी, उसी तरह शुरुआत तो होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो हम शायद इसमें इग्नोर कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का मामला भी बड़ा इन्वॉल्व होता है कि सूबाई गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व है, कितना वो विलिंग है कि वो होस्ट करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा फंड्स का मामला है, आपने देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट कितनी मतलब सपोर्ट करती है, वो सब पैसे देती है, सिक्योरिटी देती है। पंजाब में पिछली दफ़ा मामला हुआ कि सिक्योरिटी के पैसों का जो बहुत सारा इशू उठा था PSL में, लेकिन वो भी फिर दब गया। लेकिन ये दोनों गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं क्रिकेट को और अपनी सिक्योरिटी देती है, सब कुछ देती हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पेशावर की गवर्नमेंट है या PK की जो गवर्नमेंट है, उसको भी ये विलिंगनेस शो करनी चाहिए कि यार हम होस्ट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डालना चाहिए कि यार यहाँ पे कराएं, हमारे फैंस भी इसके मुस्तहिक हैं, सब कुछ है। आपने कोयटा में नुमाइशी मैच कराया था PSL का, इसी टाइप की 2-3 चीज़ें होंगी तो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनका भी जहन खुलेगा, उनके भी जो खदशात जहनों में हैं, जो कि रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दे दी थी माजी में, वो भी दूर होगी। तो मेरा ख्याल है कि शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा किरदार मैं कहूँगा कि सूबाई हुकूमत का भी है कि वो भी ज़रा इंटरेस्ट सूबाई हुकूमत भी। इमरान, मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड, चूंकि अगर देखा जाए तो ये क्रिकेट बोर्ड ही ओन करता है, 4 की जगह 5 वेन्यू होंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे जी हम जो है वो इसको कर रहे हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता। एनीवेज, कोई और इमरान आपकी पटारी में इस पर कोई खबर मौजूद है कि क्या अब मजीद कोई ट्रेड, जैसे नसीम शाह का मामला है, और खास तौर पर जो हमारे थिंक व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि भाई कोई बड़ा प्लेयर, नया प्लेयर इंडक्ट हो रहा है, कोई जैसे बात हो रही है ट्रेंट बोल्ट की, कॉन्टेंट डिकॉक की, डेविड वार्नर की। मेरे पास तो इस वक्त कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई खबर है तो। देखिए, सबसे पहले तो नसीम शाह 2-3 जो आपको पता ही है, वो तो इस्लामाबाद से बात चल रही है, सस्पेंस चल रही है। मेरे ख्याल है कि शायद उसमें 1-2 दिन और लग जाएं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद वो ड्राफ्ट में चले जाएं, ड्राफ्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर डील नहीं बैठी इस्लामाबाद से या मुल्तान से, तो फिर जाहिर है एक लास्ट ऑप्शन पिक तो हो जाएंगे ना। हाँ, पिक तो हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है। ये वो इस वजह से कि जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने ठीक कहा, वैसे उन्होंने अभी, मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो देखी, हल्की फुल्की उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है। तो लेकिन हमें ये एलिमेंट भी देखना है इमरान के पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 में उनके लिए बहुत जरूरी है, तो हम उनको रशन नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आपने देख लिया उनके बगैर आपकी बॉलिंग का क्या हाल है। ठीक है, मतलब आपका जब एक फास्ट बॉलर, जो बेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जब वो पार्टनर से महरूम हुए तो वो खुद भी प्रेशर में आ गए। तो ये जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप मैटर करती है, बॉलिंग में भी मैटर करती है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई टीम उनको सेलेक्ट कर भी रही है, तो मेरा ख्याल है कि पूरे मैच नहीं खिलाने चाहिए, 1-2-4 मैच कोई आप खिला दें उनको और अपनी टीम में रिटेन कर लें। नसीम शाह के कुछ करीबी लोग हैं, उनसे मेरी भी बात हुई थी, तो वो शायद ये सीजन नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी जो वो इंजरी थी, आपको भी पता है, वो लंबी थी और वो अभी मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं ये चाहेगा कि वो रिस्क लें, और नसीम शाह खुद नहीं चाहेंगे कि वो अगर थोड़े हाफ फिट हैं और वो खेल जाएं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो ये नसीम शाह का ज्यादा इम्कान यही है कि इस सीजन में वो शायद पूरा सीजन या ये पूरा सीजन ही मिस कर दें। चलें, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर जो सलमान बट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंट्री है, वो कि उससे पहले वो कमेंट्री वगैरह तो कर रहे थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के तौर में कंसल्टेंट के तौर पर है। इस पर काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन है, खुद मेरे इस पर बड़े जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम अपने रिपोर्टर से बात भी करेंगे, आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जनाब इस वीक में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। टीम की अनाउंसमेंट भी हुई थी, हमने देखा कि पर एडम होलियोक आ गए, इसी तरह एक और फॉरेन कोच भी आए। आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। मैंने रिपोर्ट देखी और पाकिस्तान की टीम 96 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीती और आपने देखा कि पाकिस्तान कभी टेस्ट सीरीज जीता भी नहीं। तो इमरान इस बार जैसे तनवीर से बात होती है, स्क्वाड भी आपके सामने, बैटिंग आपकी ठीक है, जैसे आई थिंक उस्मान ख्वाजा ने भी कहा, लेकिन आपकी जो बॉलिंग है उसमें शाहीन हमारे एक बड़ी होप है, लेकिन अकेला फास्ट बॉलर 20 विकेटें तो ले नहीं सकता टेस्ट मैच में, और आपको विकेटें भी जल्दी लेनी होती हैं। क्वालिटी बैट्समैन उधर वार्नर देखें, आप स्टीव स्मिथ को देखें, लबुशेन देखें, ख्वाजा, उनके बाद ख्वाजा, तो आप किस को आउट करेंगे जो इतने ज़्यादा बैटिंग टैलेंट है। तो यही मुझे लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग का इमरान बड़ा इम्तिहान है। लेकिन मुझे ये उम्मीद ज़रूर है इस बार कि शायद हमारी जो टीम में मैनेजमेंट है, ये आपके 3 टेस्ट जनाब 14 दिसंबर को पर्थ में और उसके बाद मेलबर्न में, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया हमेशा पहले पर्थ में टेस्ट खिलाता है, फिर उसके बाद मेलबर्न में भेजते हैं। उस वक्त 2-0 हो चुका होता है टीमों का, फिर जब वो सिडनी बुलाते हैं थोड़ी बहुत स्पिन विकेट है, लेकिन तब तक जो है ना वो टीम हरीफों की जो है उन्होंने कमर तोड़ी होती है। कि आई होप कि हम दोनों में से कोई पहला टेस्ट अगर जीते हैं तो सिडनी में भी हमारा एक चांस बन सकता है, बट ये मैं कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कर रहा हूँ। लेकिन इमरान क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था, हमें हरा के गया, उन्होंने 3 टेस्ट मैच जो खेले उसके अंदर हमने फाइट अच्छी की, लेकिन एक जगह आपको पता है पैट कमिंस का दाव चल गया, एक जगह स्टार का हमने वो मैचेस कवर किए, गुलाम मुर्तज़ा लाहौर में कर रहे थे। तो एटलीस्ट हमें सोच तो रखनी चाहिए ना, सोच पे जरूर आते हैं। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है ना कि पर्थ में पहला है, भी आपके सामने मौजूद है, हमारा जो कमिंग न्यूजीलैंड टूर है, पर्थ में पहला है और मेलबर्न में दूसरा है, सिडनी में तीसरा है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई तो हम पिंडी में हमने टेस्ट करा दिया पहला, डेड विकेट बना के। हाँ, इतनी डेड विकेट के कराची में नहीं करवाया, जहाँ पे आपकी स्पिन होती है। अच्छा, आप जी। घेर सकते थे उनको, या लाहौर में स्पिन विकेट बना के खेल रहे थे, आपने पिंडी में फास्ट बॉलिंग की विकेट पे करा दिया। बिल्कुल ये अच्छी प्लानिंग है उनकी, अपने होम एडवांटेज ले रहे हैं, पर्थ में मैच करा रहे हैं। जाहिर है टीमें स्ट्रगल करती है वहाँ, बाउंस है, अच्छा बाउंस है, बैटिंग के लिए भी अच्छा होता है वो, लेकिन सारे बैट्समैन ऐसे नहीं होते कि वो जो आने वाली गेंद को शोल्डर पे या फेस पे आने वाली गेंद को अच्छा खेलें, कुछ लोग फंसते भी हैं। तो ये उनकी प्लानिंग है, एक हमारी प्लानिंग थी। दूसरा, सिडनी में अगर पहला टेस्ट मैच होता, जो कि अभी हम शायद 2008 या 2009 में जो टेस्ट मैच हुआ था, सिडनी में बिल्कुल जीत के करीब आ गए थे, बिल्कुल, और फिर हम हार गए थे। जो डे नाइट टेस्ट, हाँ बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि दावे तो हम हर दफ़ा ही करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट जरूर करना पड़ेगा, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया को उनके ग्राउंड में प्रेशर में ला सकते हैं। डिफरेंट हमने किया है, बड़ा जबरदस्त काम। हाँ। 18 रुकनी टीम के लिए गुलाम मुर्तज़ा, 17 रुकनी हमने मैनेजमेंट रखी है। एक बंदा आप और रख लेते तो एक के पीछे एक वाली जो बात है वो हकीकत का रूप धार लेती। लेकिन चलिए ऑन अ सीरियस नोट, एडम होलियोक वेरी सरप्राइजिंग चॉइस। चले वो तो मैथ्यू एडन थे, सरप्राइज था, लेकिन दैट वाज अ बिग नेम। फिर आप बात करते हैं वर्नन फिलेंडर की, वो तो बिग नेम, वो साउथ अफ्रीका के लिए 300+ विकेटें उनकी, सारा कुछ। और लेकिन हमने जो दूसरे कोच हायर किए साइमन, वो भी उनका भी कोई हाई परफॉर्मेंस का इतना तजर्बा नहीं है। आप देखें उनकी टीम भी नीचे थी। तो ये नाम जब आए तो पहली बात एडम होलियोक को तो चले फिर जानते हैं, उनको हमने बचपन में देखा हुआ है क्योंकि वो आपको याद है शारजा में टीम लाए थे जो टूर्नामेंट भी जीती थी। बैन होलियोक अनफॉर्चुनेटली उनके जो यंगर ब्रदर हैं वो एक ट्रैफिक हादसे में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन इट वॉज केम एज अ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़। गुलाम मुर्तज़ा याद है मैंने आपको फ़ोन किया था और हम डिस्कस कर रहे थे, तो हार्डली हमें पता था इनके बारे में कुछ। कोई भी पाकिस्तानी तो क्या दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इन्हें जानते कम है, क्योंकि जितना इनका कैरियर रहा है इंटरनेशनल वो तो सबके सामने, ये 6 मैचेस खेले हुए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें क्यों हायर कर लिया ये तो समझते बालातर है, क्योंकि आपके पास मिकी ऑर्थर थे, ग्रैंड ब्रैडबर्न थे, आप उनको साथ ले जाते, लेकिन आपने दोबारा फॉरेन लाहौर में है कि चले गए जी। जो मिकी ऑर्थर है वो तो छुट्टियों पे चले गए, लेकिन ग्रांड ब्रैडबर्न इधर है। और अगर आपने इनको साइडलाइन करना ही था, लास्ट जो सीरीज थी पाकिस्तान की ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वहां पे लेके चले जाते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसले करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। दूसरा, आप बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की, तो नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें, एक लेकिन पॉजिटिव एक चीज ये कि पाकिस्तान यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप खेल के आया। तो T20 वर्ल्ड कप खेला तो उसमें फाइनल पाकिस्तान पहुंचा है। तो ये हो सकता है थोड़ा मोराल इस वजह से कि पाकिस्तान ने T20 में अच्छा परफॉर्म किया था। थोड़े हमारे बैटर्स भी है, उनको कहा गया कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। पहली सीरीज जो अभी अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आप कैम क्या कहते हैं, ये सिनेरियो बेस्ड मैच था, वो T20 वनडे में तो समझ में आता है ना, आपको फलाने रन इतने ओवर में चेस करने हैं। ये जो टेस्ट मैच में सिनेरियो बैटिंग थी, इसको मुझे जरा एक्सप्लेन करें, इसके मुताबिक हमारी क्या प्लानिंग थी। जी, जो टेस्ट मैचेस के हवाले से मोहम्मद हफीज़ से हमारी बात हुई थी, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो कि लाइक तेज़ क्रिकेट खेलनी है, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न क्रिकेट अगर हमने 6 रन्स पर ओवर किसी जगह पे ज़रूरत है एक सेशन में, तो वहाँ पे 6 रन्स के लिए जाना है, और कहीं पे 2 रन्स
पर ओवर की जरूरत है, वहां पे 2 रन पर ओवर जाना है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखे, साथ ही हमने रिजल्ट को भी मैटर करना है कि मैटर वो क्या वो पाकिस्तान के हक में आ रहे हैं और क्या वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा ये पाकिस्तान को फायदा जरूर होगा कि पहला जो टेस्ट चैंपियनशिप के जो पहली सीरीज हुई थी पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीते हैं, थोड़ा इसका थोड़ा एडवांटेज होगा। बैटिंग अच्छी आपने जिस तरह निशानदेही की, बॉलिंग में हमें थोड़ी मुश्किलात जरूर हो सकती हैं। तो अगर बैटिंग में हमारी एक बैटिंग है, पहली बैटिंग आती है 400 रन कर लेते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर हो। तो उसमें हमारे जो बॉलर्स हैं, शाहीन ऊपर से आउट कर जाते हैं, इब्रार जो पहली दफा टूर है उनका, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो मिस्ट्री स्पिनर इफेक्टिव हो सकते, सरप्राइज हो सकते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करें। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद बात करें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। चलिए, अब एक बड़ी दिलचस्प अपॉइंटमेंट हुई, और अपॉइंटमेंट क्या आपको पता है कि 3 चेयरमैन हमारे हो चुके हैं 8 महीने में। चौथी सिलेक्शन कमेटी आ गई है। सिलेक्शन कमेटी इंतजाम साहब की कब आई कुछ पता नहीं चला कब गई। अब हमने देखा कि वहाब रियाद आए तो टीम अनाउंस हो गई, लेकिन उनकी टीम अनाउंस होने के बाद अब आपने जो है वो 3 कंसल्टेंट रखे हैं। उनमें से भी एक जो है वो सलमान बट हैं, जो कि डेफिनेटली आपको पता है उनका माजी क्या है। फिर आपने देखा कामरान अकबर और इफ्तिखार अंजुम। चलिए, मैं सिर्फ कहता हूँ कि कामरान अकबर मेरे तो बड़े ज़ाती इस पर रिजर्वेशन हैं, क्योंकि वो कप्तान थे जब वो इतना बड़ा हमारा स्कैंडल आया, मुल्क की बदनामी हुई। और आपको पता है कि उसकी स्टोरी भी बनी थी कि किस तरह वो एक जिन शख्स ने खाना स्टिंग ऑपरेशन किया था, सलमान बट इनिशियली उसमें शामिल थे, और फिर उसके बाद 2 बंदे। फिर हमने ये भी देखा कि जब इंक्वायरी हुई तो मोहम्मद आमिर ने कंसेंट किया, आसिफ ने नहीं किया। हम तो उनके मैं तो उनके हक में भी नहीं हूँ, बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जस्टिस कयूम की रिपोर्ट का लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस कयूम की रिकमेंडेशन थी, वो आईसीसी की इंक्वायरी या कोई वर्डिक्ट या किसी जस्टिस ने इंडिपेंडेंट आके नहीं किया था। माइकल बैलफ आई थिंक उस पर थे। वो आईसीसी ने पूरी इंक्वायरी के बाद, उसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट और फैसला आया था। यहाँ पे फैसला नहीं, रिकमेंडेशन थी। तो ये मैं आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। फिर एक ही सूबे से, मतलब मैं कभी ऐसी बात नहीं करता, मैं सिर्फ क्रिकेटिंग में बात कर रहा हूँ कि वाई नॉट फ्रॉम ऑल 4 प्रोविंसेस, कि आपके जो बाकी कंसल्टेंट है, सिंध में कौन देखेगा क्रिकेट को, पेशावर में कौन, इसी तरह आप जो बलोचिस्तान की तरफ कभी जाना ही नहीं जाना, मुझे तो यही समझ नहीं आती है। तो मुझे तो बड़ी हैरानगी है इमरान इसके ऊपर, खासतौर पर सलमान बट की चॉइस पर। ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आ गए, ठीक है, उन्होंने सेंटेंस पूरा कर लिया, लेकिन याद रखिए कि स्टीव स्मिथ और लबोशेन, वो जो स्कैंडल हुआ था स्टीव स्मिथ जिसमें रो रहे थे, आपको याद है, और डेविड वार्नर, उनके बाद वो कप्तानी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कहा गया कि इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के बाद आप मुल्क को लीड नहीं करेंगे। तो वो तो कप्तान थे उस वक्त। मेरा तो जाती सबसे बड़ा मुझे इख्तलाफ इस बात से कि वो कप्तान ना होते तो शायद आप उनको ले आते, बट कप्तान अगर ऐसे करेगा उसके बाद वो फिर लीडरशिप में लोअर में आ रहा है। आई हैव रिजर्वेशन। देखें, एक ये तो पॉइंट आपका ठीक है कि एक ही प्रोविंस से तमाम सिलेक्टर मतलब आपके पॉइंट हो गए, बिल्कुल, और दीगर सूबों से क्रिकेट कौन देगा, यहाँ तक तो बात समझ थी। लेकिन सलमान बट को जब आप देखें, आपके सिस्टम ने जब आपकी इजाज़त दी है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वो कमेंट्री कर लें, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर लें, वो लाहौर कलंदर्स के साथ काम कर लें, जब सारी चीज़ें वो कर चुके हैं तो फिर सिलेक्टर बनने में क्या हर्ज है। या तो फिर आप लाइफ बैन करते हो उनको, कोई जगह नहीं है भाई तीनों। सिर्फ सलमान बट की बात नहीं कर रहा हूँ, आमिर और आसिफ की भी बात कर रहा हूँ, या दीगर जो भी जिनके मैं तो कहता हूँ सबको एक जैसे ट्रीट करें। बिल्कुल, आमिर का सिर्फ ये है, जब मैंने आपको कहा कि उन्होंने एडमिट किया था और वो यकम उम्र थे, तो इवन मुझे याद है माइकल बेलफ के वर्डिक्ट कि वो इससे कम सजा दे सकते थे, लेकिन 5 साल मिनिमम थी। आपको याद है ना ये बात? वो एक बीच में एक कानून बन रहा था कि लाइफ बैन होगा जो फिक्सिंग करेगा, कहाँ है वो कानून? जब आपके मुल्क में इसका कानून नहीं, और इवन आईसीसी के पास नहीं है, तो आई थिंक पार्लियामेंट में भी गया था। बिल्कुल, पार्लियामेंट में इकबाल मोहम्मद अली साहब मरहूम इस पे काम कर रहे थे। इवन आईसीसी भी लाइफ बैन नहीं करता है किसी को, जाहिर है दूसरा मौका मौका मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं आपकी बात मानता हूं कि इसी तरह तो बाकी लोग भी वापस है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो कप्तान थे। दूसरा, आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने भी डेविड वार्नर या वो जो सारा मामला था, बहुत बड़ी बदनामी हुई, स्टीव स्मिथ के आंसू सबको याद हैं, जिस तरह वो आंसू से रो रहे थे, गलती की थी उन्होंने, बट सजा ये मिली है कि साथ आप रोल पे नहीं आएंगे। मेरा सिर्फ ये है कि आप उनको कहीं ऐसे रोल पे जरूर रख सकते हैं, जब कोचिंग वोचिंग करें। आप मेन सिलेक्शन कमेटी में ला रहे हो, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट मूव। ये आप अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे। देखिए, अब ये तो आप महदूद रखें, उनका ब्रेड एंड बटर है, कर रहे हैं, करते रहते हो। ओपिनियन हो सकता है, आपका भी मेरा भी अलग हो सकता है, किसी गुलाम मुर्तज़ा का भी अलग हो सकता है, लेकिन जब मैंने फिर वही बात करूंगा कि जब आपने उनको एक सिस्टम में दाखिल कर लिया है ना, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो कप्तान बनते हैं, चीफ सिलेक्टर बनते हैं, चेयरमैन पीसीबी बनते हैं, वो उस सिस्टम का हिस्सा है। या तो वो सिस्टम का हिस्सा ना हो, या फिर ये मैटर नहीं करता। मोहम्मद आसिफ को क्यों नहीं लेकर आते?
मोहम्मद आसिफ ने तो वो खुद ही या willing सलमान नहीं है ना। या मोहम्मद आमिर भी जिस तरह नाराज होकर 2 साल से बैठे हैं, क्रिकेट बोर्ड ने तो कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया उनके लिए। लेकिन वो तो विलिंग ही नहीं है ना आसिफ, तो नहीं, वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं नहीं, वहाँ पे। उस वक्त सब आ सकते थे। मोहम्मद आसिफ के लिए मैं आपको ये बताऊं कि इवन मोहम्मद आमिर मोहम्मद आसिफ के केस में भी डिस्क्रिमिनेशन हुई। मोहम्मद आमिर को रशियन किया गया, आसिफ को पूछा नहीं गया। देखिए वो एज का सबको फैक्टर पता है है। नहीं, एज का नहीं, उनको जरूरत के तहत लाएगी जी, हमें हमारे पास फास्ट बॉलर को है ही नहीं। ठीक है, ये बात एक ये भी फैक्टर था कि एज थोड़ा सा, वो नौजवान थे उस वक्त, गलती कर बैठे। अब जाहिर है एक नौजवान जो अपना दूसरा टूर कर रहा है, वो अगर कैप्टन की बात नहीं मानेगा तो जाहिर है। और उस वक्त तो ऐसे कैप्टन को फिर कभी मत लाओ जिसने अपने खिलाड़ी को भी ट्रैप किया। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर तो इंडिविजुअल मिस्टेक होती है ना इमरान साहब, तो आप जरूर इस चीज को ओवरलुक करते हैं। आपको पता है कि कप्तान की क्या वैल्यू होती है। मुझे याद है अमेरिका के सदर आए थे पाकिस्तान, मुझे उनका एग्जैक्टली आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मुझे याद नहीं है, तो वो आई थिंक सदर बुश थे या कोई एक पाकिस्तान आए थे। सलमान बट पढ़े लिखे कप्तान, पढ़े लिखे के नए खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेली थी। ये फुटेज आप उठा के देख लें। तो हम तो पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा शिकवा भी इसलिए बनता है कि वो तो बहुत एजुकेटेड, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, और फिर पाकिस्तान के फ्यूचर कप्तान के तौर पर उनको देखा जा रहा था, और फिर वो बन भी गए थे, और फिर उन्होंने हरकत की। देखिए वही थोड़ी सी जल्दी उन्होंने कर दी, गलती उन्होंने कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें चलिए गुलाम मुर्तजा की राय लेते हैं। गुलाम मुर्तजा, आपकी क्या राय है इस मामले पर? जी गफार भाई, इसमें मैं सेकंड करूंगा इमरान को, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या आईसीसी ने उन्हें सजा दी थी तो वो सजा पूरी करके एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमेंट्री भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में साथ एक क्लब बनाया हुआ, वो भी क्लब भी चला रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया वो गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो कोई बात उसमें सेकंड वो कर ही नहीं सकते कि उन्होंने सही किया, वो गलत किया था। लेकिन अगर सजा मुकम्मल करने के बाद उसके बाद वो आ रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर उन्हें आना चाहिए था। दूसरी बात आपने की कि एक ही प्रोविंस से तीनों लोग आ गए, एक ही प्रोविंस से नहीं, एक ही शहर से और कुछ चंद किलोमीटर के फासले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद किलोमीटर के फासले से तीनों आ गए। ये अच्छी हो सकती थी, आप बलोचिस्तान से ले लेते, एक सिंध से ले लेते, वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन सलमान बट की आप बात कर रहे थे, बाकी तो दोनों जो प्लेयर्स हैं कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम, कामरान अकमल का एज ए विकेट कीपर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, राव इफ्तिखार अंजुम बहुत लंबा कैरियर तो नहीं लेकिन ठीक था। सलमान बट थोड़ी क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, वो एक क्लब बनाया, वो उसमें लड़कों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसमें कोचिंग भी कर रहे हैं, उसमें उसकी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो वो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। तो बाकी लेकिन एक ही जगह से तीनों लोगों को शामिल करना ये दुरुस्त नहीं है, और अगर हम दूसरे प्रोविंस से भी ले लेते तो आप दोनों की बात का मैं एहतराम करता हूँ इख्तिलाफ राय के साथ, लेकिन उनके जो बाकी एक्सपीरियंस है ना वो भी साथ आ रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि स्पॉट फिक्सिंग भी है, जेल जाना भी है, तो बस मुझे उस पर एतराज़ है। बाकी क्रिकेट नॉलेज पे तो मुझे कोई इस पर दूसरी राय नहीं। अच्छा बोलते हैं, मैं सुनता हूँ उनको, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिलेक्शन जैसे मामले पर और टॉप ऑफ द लेवल आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड एग्जांपल। बहरहाल आप सब प्रोग्राम जो देख रहे हैं आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम, और ये सारा मामला भी चल रहे हैं। पहले गुलाम मुर्तजा ही पूछ लिया था, जो कि ये लाहौर बैठे हुए। गुलाम मुर्तजा, ये भी तो खबरें हैं ना कि ये सिस्टम चलना कब तक है, क्योंकि एक वो आईपीसी का नोटिफिकेशन आया, फिर वो डे टू डे अफेयर का मामला, इलेक्शन वाला मामला भी चल रहा है, जाते जाते पाकिस्तान सुपर लीग के जो शेड्यूल है वो भी इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, उसके मुताबिक भी बता दीजिएगा। और फिर ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर स्टेबिलिटी का जो मामला है, ये तो आई थिंक बिल्कुल इलेक्शन के बाद ही ठीक होगा। जी बिल्कुल, जो स्टेबिलिटी है वो तो इलेक्शन के बाद आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तैनात होंगे। तो अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई बाकायदा तौर पे, उन्होंने पीएसएल के वेन्यूज के हवाले से और डेट्स के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है और उनसे पूछा है कि कौन सी डेट हम रखें, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन और 8 फरवरी से पीएसएल स्टार्ट होनी है, तो हो सकता है 1-2 दिन या 1 हफ्ता डिले हो जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रब्ता किया गया, उनसे जैसे इजाजत मिलेगी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर देगा। कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद पहला जो फेज है वो दुबई में लेके जाया जाएगा, लेकिन ज्यादा इम्कान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सारी पीएसएल होगी और फ्रेंचाइज के जो मालिकान है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कह दिया गया कि हम पाकिस्तान में पीएसएल करवाने के लिए राजी हैं। बाहर जाएगी तो लोगों का भी नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, फैंस भी कम आएंगे, लोग भी कम देखेंगे, तो इस वजह से होनी भी पाकिस्तान में चाहिए। दूसरा,
आपने कहा कि इलेक्शन वो 4 फरवरी से पहले पहले इनका टेन्योर है, तो वो उससे पहले इलेक्शन करवाना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील देना, वो तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे जो रीजन्स के जो नुमाइंदगान हैं या उम्मीदवार है कि जहां पे इलेक्शन होने वो कोर्ट में चले गए। कल भी लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सियालकोट रीजन के सदर की जानिब से कहा गया था मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन वो भी उनका मामला भी अभी कोर्ट में है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ रहे हैं इलेक्शन होने। तो 4 फरवरी से पहले पहले इन्होंने नहीं करवाएंगे तो इनका टेन्योर भी खत्म होने को। चले, बहुत शुक्रिया। जाते थे इमरान, क्विकली, वेरी क्विकली, एंड ये जो चल रहा है आपका T20, बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, अब कुछ ज्यादा क्वालिटी तो नहीं कम कर दी क्वांटिटी के चक्कर में? उसको फॉलो करना भी, मैचेस लाइव भी पूरे नहीं आ रहे जो हालांकि अच्छी बात है, लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये, आपकी क्या राय है? देखिए कुछ टीमें हमें ऐसी लगी उसमें कि जो क्लब लेवल की टीमें थी, 20 टीमें बहुत ज़्यादा होती हैं, 18 सॉरी। तो अभी जो सुपर 8 राउंड है, अब क्वालिटी क्रिकेट शुरू होगी, जो कि टॉप 8 टीमें सामने आई हैं, तो टीमें कुछ ज़्यादा हो गई। मेरा ख्याल है कि टीमें कम होकर क्वालिटी अगर थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए तो वो चलें। बहुत शुक्रिया इमरान और गुलाम मुर्तज़ा, आप भी अच्छा वीकेंड एंजॉय करें। आने वाले वीक में बहुत सारी खबरें हैं, फिर पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया, फिर टूर मैच भी शुरू होगा, तो रिप्ले इंशाल्लाह 5:05 पर आप डेली देखेंगे। DN स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।